हे गाइस, हम लोग स्टैटिक जीके की सीरीज़ को पढ़ रहे हैं। तो स्टैटिक जीके को मैंने स्टेट वाइज डिवाइड कर दिया है। तो इसमें मैंने हिमाचल प्रदेश के बारे में पूरा जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक था स्टैटिक जीके थी उसको कवर किया था। तो आज जो दूसरा स्टेट मैंने लिया है वो है अरुणाचल प्रदेश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश के स्टैटिक जीके को स्टार्ट करने से पहले कुछ इसके इम्पॉर्टेंट थोड़े से क्या है करंट अफेयर है, तो उसको पहले पढ़ लेते हैं। देखिए, अब जैसे कि हम लोग अरुणाचल प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे तो इसके पहले हमें चीफ मिनिस्टर पता होने चाहिए। तो अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? पेमा खांडू हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन है? BD मिश्रा हैं। देखिए है क्या कि अरुणाचल प्रदेश जो है उसका होलोंगी, ठीक है, होलोंगी में क्या हुआ है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का निर्माण करने के बारे में बोला है। अरुणाचल प्रदेश के होलोंगी में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का निर्माण करेगा, जो कि 15 किलोमीटर अबाउट कहाँ से है? ईटानगर से इतना डिस्टेंस है होलोंगी की। ईटानगर के पास मतलब 15 किलोमीटर की डिस्टेंस पे होलोंगी पड़ता है। तो वहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का निर्माण करने के बारे में बोला है, ठीक। तो और जो इसके अदर एयरपोर्ट यहाँ पे कौन सा अरुणाचल प्रदेश? तेजू एयरपोर्ट है और पासीघाट एयरपोर्ट है। पासीघाट एयरपोर्ट है। नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने बुमला में एक युद्ध स्मारक का निर्माण किया है। तो ये जो युद्ध स्मारक का निर्माण किया, यहाँ पे क्या हुआ था? 1962 में भारत चीन का जो युद्ध हुआ था उसमें सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन के सूबेदार थे कौन? जोगिंदर सिंह। उन्होंने बलिदान दिया था। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने बुमला में एक युद्ध स्मारक का निर्माण किया है। यहाँ पे 1962 में भारत चीन युद्ध में सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन के सूबेदार जोगिंदर सिंह ने बलिदान दिया था। बुमला कहाँ पे है? बुमला जो है अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले पे एक बॉर्डर है। तो बुमला के कोना काउंटी जो कि तिब्बत में पड़ता है और अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले के बीच एक बॉर्डर पास है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। भारत की पहली सौर आधारित जो जल आपूर्ति परियोजना है उसका शुभारंभ अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। और जनवरी में ही आपको जैसे पता है मकर संक्रांति के अवसर पे अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह के त्यौहार बनाए जाते हैं। तो परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा जो है मकर संक्रांति के अवसर पे आयोजित की गई थी। और परशुराम कुंड कहाँ पे? लोहित, अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में पड़ता है। तो परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा मकर संक्रांति के अवसर पे आयोजित की गई थी। तो आपको पता होना चाहिए, पूछ लिया जाए परशुराम कुंड कहाँ पे है, तो लोहित जिले में लोहित जो रिवर है वहाँ पे पड़ता है परशुराम कुंड, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग स्टैटिक जीके पे इसकी। देखिए, कहा जाता है कि जो ईटानगर है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, वहाँ की जो राजकुमारी थी रुक्मणी, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण की पत्नी जो रुक्मणी थी वो कहाँ की राजकुमारी थी? वो अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी ईटानगर है वहाँ की राजकुमारी थी। तो ये बस एक फैक्ट है, जानने लायक है, ठीक। देखिए, ब्रिटिश साम्राज्य ने क्या किया था? 1838 को 1838 को असोम को अपने राज्य में मिला लिया था। तो उस समय जो अरुणाचल प्रदेश जो है उस असम में आता था। तो 1838 में असम को क्या किया गया था? ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने राज्य में मिलाया, तो उसमें अरुणाचल प्रदेश भी सम्मिलित था। उसके बाद 1972 में केंद्र शासित क्षेत्र बना के इसका नाम क्या रख दिया जाता है? जो अरुणाचल प्रदेश जो था पहले असम में था 1838 में, तो उसी में उसने ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने राज्य में मिला लिया था। फिर 1972 में केंद्र शासित क्षेत्र बना के उसका नाम अरुणाचल प्रदेश रख दिया जाता है। फिर 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। कब? 20 फरवरी 1987 को, 1987 को, ओके। और ये 24वां राज्य 24th जो है ये राज्य बनता है। चलिए अब आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अरुणाचल प्रदेश के दर्रे के बारे में पढ़ेंगे, ओके। चलिए, तो देखिए जो बोमडिला दर्रा है वो कहाँ पे? तवांग जिले पे अरुणाचल प्रदेश के पड़ता है। तो जो बोमडिला दर्रा है, इस दर्रे से क्या होता है? तवांग घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग मिलता है, ठीक है। तो तवांग घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग देता है कौन सा? बोमडिला दर्रा, ओके। तो इसका मतलब अगर तवांग घाटी की बात करें तो तवांग जिला जो है वो अरुणाचल प्रदेश के कहाँ? उत्तर पश्चिम भाग में पड़ता है। तो बोमडिला दर्रा तवांग घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग देता है। दूसरा है यांग्याप दर्रा। तो यांग्याप दर्रा जो है ये इसकी खासियत क्या है? इस दर्रे के पास से ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। तो ये कहाँ पे? चीन के जाने का मार्ग देता है। जहाँ बोमडिला दर्रा तिब्बत जाने का मार्ग देता है वहीं पे यांग्याप दर्रा चीन जाने का मार्ग देता है, चाइना की तरफ। तो यहाँ इसी के पास से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। तो इसका मतलब ये किधर हुआ? अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व भाग में है। फिर आते हैं दिफू दर्रा। तो दिफू दर्रा में क्या फेमस है? देखिए, अरुणाचल प्रदेश
कि अगर ये जो है दिफू दर्रा जो है म्यांमार और चाइना की सीमा पे स्थित है। ये अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में है और म्यांमार तथा चाइना की सीमा पर है। नेक्स्ट है पांगसाट दर्रा। तो पांगसाट दर्रा भी ये भी वहीं पे म्यांमार की सीमा पे ही है। तो अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण पूर्व में म्यांमार सीमा पे स्थित है पांगसाट दर्रा। अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण पूर्व में म्यांमार सीमा पे स्थित है पांगसाट दर्रा। ठीक है, तो अगर आपको डी पढ़ना है कहाँ पे है तो आपको पूरा जो मैंने बता दिया, और वैसे आपको पता होना चाहिए कि बॉमडिला, यांग्याप, दिफू दर्रा और पांगसाट दर्रा कहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में पड़ते हैं। अब नेक्स्ट है इसकी नदियाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग किस नदी के बारे में पढ़ेंगे, दिबांग नदी। तो पहले इसकी नदियाँ देख लेते हैं कौन सी। दिबांग नदी है, लोहित है, तीरप है, कामेंग, सुबनसिरी, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट नदियाँ ही ली हैं मैंने। तो दिबांग नदी की बात करें तो देखिए, दिबांग नदी जो है अरुणाचल प्रदेश के बृहद हिमालय में स्थित, जो योंग्याप दर्रा भी आपने पढ़ा था, योंग्याप दर्रा, तो वहाँ उसी के पास से निकलती है और उसके बाद ये दक्षिण की तरफ बहती है और सदिया के पास, सदिया कहाँ पे है, असम में, वहाँ पे ब्रह्मपुत्र में ये मिल जाती है जाके। दिबांग नदी अरुणाचल प्रदेश के बृहद हिमालय में स्थित योंग्याप दर्रे के पास से निकलती है, दक्षिण की तरफ बहती है, फिर असम के सदिया में ये ब्रह्मपुत्र नदी पे वहाँ पे मिल जाती है जाके। तो दिबांग नदी को शिकोंग नदी के नाम से भी जाना जाता है और दिबांग के नाम पे ही यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम दिबांग वैली पड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट रिवर है लोहित रिवर। ये भी इंपॉर्टेंट रिवर है यहाँ की। तो जो लोहित नदी है वो पूर्वी तिब्बत के जयालुछू पर्वत श्रेणी से निकली हुई है, जयालुछू पर्वत श्रेणी से निकली है। उसके बाद ये क्या कहती है, इंडिया में अरुणाचल प्रदेश और असम में बहती है। इसे हम लोग खूनी नदी के नाम से भी जानते थे कि लोहित, लौह। ठीक है, इसी से पता चलता है। तो इसका जो खूनी नदी से क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो मिट्टी है लाल मिट्टी के कारण इसका नाम क्या पड़ा है, खूनी नदी। ठीक है, तो देखिए लाल मिट्टी इसकी है तो इसी वजह से लोहित नदी इसका नाम है। तो लोहित नदी पूरी तिब्बत के जलायछू पर्वत श्रेणी से निकलती है, अरुणाचल प्रदेश असम में बहती है, खूनी नदी के नाम से इसको जाना जाता है और इसका नाम लाल मिट्टी के कारण इसका नाम पड़ा है। ठीक है, तीरप, बस आपको नाम ध्यान रखना है, कामेंग, सुबनसिरी का आपको नेम ध्यान रखना है। इसके बाद आते हैं हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी। तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे हम लोग विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले तो ब्रह्मपुत्र नदी को चाइना में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, जियांग या शियांग बोला जाता है। ठीक है, और जैसे कि पता है ब्रह्मपुत्र कहाँ पे, असम में इसका नेम पड़ता है। तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है वो कहाँ पे, मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग हिमनद से है। तो ये जो मानसरोवर झील से मरियन ला दर्रे के द्वारा पृथक है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है वो कहाँ पे है, मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से है। और इसकी जो नदी बेसिन है मानसरोवर झील में कहाँ से, मरियन ला दर्रे के द्वारा अलग है। फिर ये क्या करती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ 1100 किलोमीटर हिमालय श्रेणी के समांतर बहती है। उसके बाद दक्षिण की तरफ मुड़ती है और नापचा बरवा के निकट एक गहरा कैनियन बनाती है। ठीक, और फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में दिहांग जो इसका डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से एंटर करती है। फिर पासीघाट के निकट सदिया, सदिया कहाँ पे, असम में, वहाँ पे इसके पास इसकी जो इंपॉर्टेंट नदियाँ दिबांग और लोहित सहायक नदियाँ इससे मिलती हैं। और जब दिबांग और लोहित मिल जाती है उसके बाद इसका जो नाम पड़ता है वो ब्रह्मपुत्र पड़ता है। तो असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। इसकी और सहायक नदियाँ हैं जैसे सुबनसिरी है, जिया बरेली है, धनसरी है, कपीली है, मानस है, पगला दिया है, पुथी मारी है। तो सुबनसिरी, जिया बरेली, धनसरी, कपीली, मानस, पुथी मारी और पगला दिया है। कपीली जो नदी है उसी के तट पे कामरूप नगर भी बसा हुआ है। पूछा गया है एक बार क्वेश्चन, तो कामरूप नगर जो है वो कपीली नदी के तट पे है। फिर जो माजुली, जो बड़ा द्वीप है माजुली, तो वो भी तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पे ही है माजुली द्वीप। ओके, देखिए फिर उसके बाद क्या होता है, धुबरी शहर जो है वहाँ तक, धुबरी कहाँ पे, असम में, वहाँ तक ये पश्चिम की ओर बहती है। फिर गारो पहाड़ी से ये मुड़ जाती है दक्षिण की ओर। ठीक है, धुबरी से वहाँ पे गोलापारा के पास ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में इसका जो नाम पड़ता है वो क्या पड़ता है, जमुना पड़ता है। देखिए ये इसका है, जेमायुंग ग्लेशियर से निकली हुई है। फिर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, ब्रह्मपुत्र असम में बोलते हैं, धुबरी असम, फिर गारो पहाड़िया से उधर से भी कहाँ पे, बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो ये आपका ये क्रम है। तो बांग्लादेश में इसका नाम क्या होता है, जमुना होता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी में तिस्ता नदी बांग्लादेश में आके मिलती है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी में कौन सी, एक तिस्ता नदी भी, तो तिस्ता भी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। उसके बाद क्या होता है, गंगा नदी इससे मिलती है आके, ब्रह्मपुत्र में तिस्ता, फिर उसके बाद गंगा,
जो कि फिर उसके बाद ये पूरा जो नाम होता है तो ये क्या हो जाता है, उसका पद्मा हो जाता है। तो और फिर बराक नदी भी यहाँ से, तो बराक नदी जो कि मणिपुर की पहाड़ियों से निकली हुई है, तो मेघना की मुख्य धारा है बराक नदी। तो मेघना की मुख्य धारा बराक नदी का जो उद्भव है कहाँ पे, मणिपुर की पहाड़ियों से है। ठीक है, तो उसके बाद ये यहीं पे मेघना के नाम से वितर गाँव में बहती है, फिर बंगाल की खाड़ी में जाके सब गंगा और ब्रह्मपुत्र जो कि मेघना के नाम से फिर मिल जाती है जाके बंगाल की खाड़ी में। तो इतना हमें ब्रह्मपुत्र के बारे में जाने लायक है। चलिए अब अपने टॉपिक पे आते हैं फिर से। देखिए मिसमी हिल्स जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट शिवालिक की पहाड़ियों में पड़ता है, वो है कहाँ पे, दिबांग वैली और लोहित ज़िले में फैली हुई है। दिबांग वैली जो लोहित ज़िला है वहाँ पे कौन सी, मिसमी हिल्स फैली हुई है। तो मिसमी हिल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। मिरी की पहाड़ियाँ भी इंपॉर्टेंट है, तो जो कि सुबनसिरी ज़िले में है। मिसमी की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं, मिसमी हिल्स जो है वो भी यहीं पर अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है, और मिरी की पहाड़ियाँ भी अरुणाचल प्रदेश में पड़ती हुई हैं। मिसमी जो है दिबांग वैली और लोहित ज़िले में फैली हुई है, मिरी की पहाड़ियाँ सुबनसिरी ज़िले में हैं। ठीक है, फिर उसके जनजातियाँ यहाँ की जो इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन सी, डफला है, आपातानी है, मिसमी है, ठीक है, मूपा है, मेजी है, मिन योग है। तो डफला, आपातानी, मिसमी तो आपको ध्यान रखना है। डफला, आपातानी, मिसमी, मूपा, मेजी, मिन योग यहाँ की जनजातियाँ हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था का जो आधार है यहाँ पे क्या है, झूम खेती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। पूछा था झूम खेती कहाँ की है, तो कहाँ पे अर्थव्यवस्था का आधार ये कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का है। यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है गोरोचिन, जिसकी हाइट है 6,858 मीटर के अप्रॉक्स। ओके, उसके बाद देखिए पक्के टाइगर रिजर्व, नामदफा नेशनल पार्क यहाँ पे है। पक्के टाइगर रिजर्व और नामदफा नेशनल पार्क यहाँ पे है। पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल यहाँ पे मनाया जाता है। और परशुराम कुंड जो कि लोहित ज़िले पे है, तो यहीं पे है, लोहित रिवर पे। तो इसके इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे। और देखिए पिछले वीडियो जैसे मैंने इस पे जनजाति कवर किया, डफला, आपातानी, मिसमी, मैंने हिमाचल प्रदेश की जनजाति को हिमाचल प्रदेश वाला स्टेट में वो रह गया था। तो देखिए हिमाचल प्रदेश की जो जनजातियाँ कौन कौन सी है, गद्दी है, जद्दा है, किन्नौर है, गुज्जर है और बकरावल है। गद्दी, जद्दा, किन्नौर, गुज्जर, बकरावल जो इंपॉर्टेंट इसकी जनजाति हैं। और यहाँ की जनजाति जो अरुणाचल प्रदेश की बताई, डफला, आपातानी, मिसमी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट आपको मूपा, मेजी, मिनियोग भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए जितना भी इम्पॉर्टेंट करंट इसका जो स्टैटिक जीके था वो मैंने कवर किया है। ठीक है, अगर कोई वैसा रह जाता है तो मैं उसे अगले वीडियो में ऐड कर दूँगी। चलिए फिर नेक्स्ट में हम लोग किसी और स्टेट के साथ मिलेंगे। थैंक यू।